चैप्टर नंबर 17 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन कवर होता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए, सेक्शन 35। और इसमें सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है, सेक्शन 35 ही आता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। और रूल जो यूज होता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए, रूल 56 में रूल 56(1), रूल 56(2), रूल 56(3) ऐसे करके आता है। मतलब रूल और सेक्शन सिर्फ एक ही है, सेक्शन 35 और रूल 56। एज पर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। If any documents, registers or any books of accounts belonging to registered person are found at any premises other than those mentioned in the certificate of registered person, they shall be presumed to be maintained by the said registered person। मतलब किसी और जगह पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन का कोई भी डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो वो माना जाएगा कि ये रजिस्टर्ड पर्सन का ही डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसके ही रिलेटेड है वो। एज पर सेक्शन 35, every registered person shall keep and maintain at his principal place of business a true and correct accounts of the following। कौन कौन सा अकाउंट्स उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब ये जो 4-5 चीज़ है ये उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, आउटपुट टैक्स पेबल और पेड। एज पर रूल 56(1), 56(3), 56(5), 56(6) रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड। कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा? ऊपर था अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड और नीचे है रिकॉर्ड टू बी मेंटेन। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है तो यहाँ पे रिकॉर्ड, ये सब का रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। नंबर 1, गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। नंबर 2, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एडवांस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड रजिस्टर, एडवांस रिसीव्ड और एंड एडजस्टेड रजिस्टर, particulars of name and complete address of supplier and recipient of the goods or services, particulars of complete address of premises where goods are stored। तो ये 5 चीज़ का रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। नंबर 1, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है गुड्स और सर्विसेज को। नंबर 2, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो भी टैक्स पेड किया है। नंबर 3, एडवांस कुछ भी रिसीव किया है या फिर एडजस्ट किया उसके लिए रजिस्टर बना के रखना पड़ेगा, एडवांस रजिस्टर, जो भी रिसीव किया जो भी पेड किया है। और फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर का भी रखना पड़ेगा और रेसिपिएंट का भी रखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेज, जहाँ पे भी गुड्स स्टोर किया है उसके लिए कंप्लीट एड्रेस रखना पड़ेगा, उसका कंप्लीट एड्रेस का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ का रिकॉर्ड रखना है अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 3 अंडर रूल 56 1 3 5 6। पर रूल 56(2) and 4, रूल 56(2) and 4, कंपोजिशन पर्सन नॉट टू बी मेंटेन फॉलोइंग 2 रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब कंपोजिशन पर्सन को 2 अकाउंट नहीं मेंटेन करना है अंडर सेक्शन 56(2) and 4। नंबर 1, कमोडिटी वाइज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी वो कमोडिटी वाइज गुड्स एंड सर्विसेज उसको नहीं मेंटेन करना है। किसको? कंपोजिशन पर्सन को, कमोडिटी वाइज स्टॉक ऑफ गुड्स। और नंबर 2, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड, आईटीसी रजिस्टर ऑफ इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान। तो इसको 2 चीज़ नहीं रखना है। नंबर 1, कमोडिटी वाइज स्टॉक ऑफ गुड्स का डिटेल नहीं रखना है। नंबर 2, डिटेल ऑफ टैक्स पेड, पेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान। ये कंपोजिशन डीलर को 2 रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना है अंडर रूल 56 सब सेक्शन, रूल 56(2), रूल 56(4, कमोडिटी ऑफ स्टॉक वाइज गुड्स और डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्स रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट,
डिलीवरी चालान। अभी आता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 6, फेलियर टू मेंटेन द अकाउंट्स। अगर वो फेल हो जाता है, वो अकाउंट नहीं मेंटेन करता है एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, तो क्या होगा? वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 सबसेक्शन 1। अगर वो फेल हो जाता है तब क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both, as if such goods or services or both had been supplied by such person, and the provision of section 73 or 74 shall apply। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? वो अपने हिसाब से अंडर सेक्शन 73 74 में उसको टैक्स पेबल बताएगा कि कितना तेरा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। प्रॉपर ऑफिसर उसका डिटरमाइन करेगा टैक्स पेबल। तो 35 सब सेक्शन 6 में उसको फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स हो जाएगा, तो उसको सेक्शन 35 36 का प्रोविज़न लग जाएगा। अगर वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो अंडर सेक्शन 73 74 का प्रोविज़न लग जाएगा। अगर 35 1 के हिसाब से अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन किया है तो 35 6 के अंदर उसको 73 और 74 का प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। अभी आता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट कभी करना पड़ेगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इफ़ हिज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹2 करोड़। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा आता है तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर टर्नओवर उसका ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹2 करोड़, तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स ₹2 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट से अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट के साथ साथ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 भी सबमिटेड। मतलब उसको एक तो ऑडिट करवाना पड़ेगा और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 भी सबमिट करना पड़ेगा। तो 2 चीज़ करना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ से एक्सीड्स होता है उसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसको 2 चीज़ करना पड़ेगा। एक तो ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, और जो उसने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो मेंटेन किया अंडर सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 इज नॉट एप्लीकेबल shall not apply to department of central government, state government, local authority whose books of accounts are audited by CAG of India। इनको क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को ऑडिट करवाना अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5, क्योंकि इसका ऑडिट जो है कैग करता है, तो उसके लिए इनको ये ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, सेक्शन 65 सबसेक्शन 4 जो ऑडिट बाय डिपार्टमेंट है उसमें कमेंसमेंट डेट कब से स्टार्ट होगा? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट मीन्स द लेटर विच एवर इज लेटर date on which records and other documents called for by the tax authorities are made available by the registered person or actual institution of audit at the place of business of the taxpayer whichever is later। मतलब जब भी गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स मंगाया या फिर उन्होंने जब एक्चुअल डिपार्टमेंट ने ऑडिट स्टार्ट कर दिया एट द प्लेस ऑफ बिजनेस विच एवर इज लेटर, या फिर ऑडिट स्टार्ट किया या फिर डॉक्यूमेंट मंगाया, डेट ऑन विच द records and documents called for by the tax authorities are made available by the registered person, date on which the records and other documents called for by the tax authorities are made available by the registered person, date on which records and other documents are made available by the registered person। मतलब जब भी उसको मिल जाएगा तभी, या फिर जब भी डिपार्टमेंट ने उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाया और मैंने ले जाके दे दिया उसके हाथ में, मेड अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, तो विच एवर इज लेटर, तो उसको क्या बोलेंगे? कमेंसमेंट। विच एवर इज लेटर एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर
एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹2 करोड़, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा जाता है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये रजिस्टर्ड पर्सन को और क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल एलॉन्ग विथ एनुअल रिटर्न। एलॉन्ग विथ एनुअल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न मेंटेन करेगा उसके साथ साथ और क्या? ऑडिटेड अकाउंट, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 9C उसको सबमिट करना पड़ेगा। ऑडिट के साथ साथ उसको और क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली उसको कॉमन पोर्टल पे दो चीज़ और, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 9C। GSTR 9C जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया रहेगा वो, और ऑडिटेड अकाउंट्स कॉमन पोर्टल पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C क्या होता है? रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इन GSTR 9C इन फॉर्म GSTR 9C क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड इन द एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न उसको रिकनसाइल कर देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो एनुअल रिटर्न में दिखाया हुआ है उसको रिकनसाइल कर देंगे ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसको GSTR 9C में इन फॉर्म सबमिट करते हैं। पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया शैल नॉट रिक्वायर टू फर्निश एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 एंड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट in form GSTR 9C. Foreign company which is airline company shall not be required to furnish reconciliation statement in form GSTR 9C। मतलब ये हुआ कि OIDR सर्विसेज जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में दे रहा है उसको GSTR 9 एनुअल रिटर्न और GSTR 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं फाइल करना है, लेकिन फॉरेन कंपनी के केस में खाली GSTR 9C नहीं फाइल करना है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं फाइल करना है। तो ये हो गया अपना ऑडिट ऑफ अकाउंट। ऑडिट ऑफ अकाउंट के केस में दो बात इंपॉर्टेंट है, एक तो 2 करोड़ अगर विद इन द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड होता है तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा ₹2 करोड़ फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, और उसको 2 चीज़ फाइल करना पड़ेगा, एक तो GSTR 9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको फाइल करना पड़ेगा। ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल along with the annual return a copy of audited annual accounts or reconciliation statement under section in form form GSTR 9C। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन से मैनर में मेंटेन करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द DSC। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है और ऑथेंटिकेटेड बाय द DSC। ये अकाउंट शैल बी मेंटेन एट ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस, एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस उसको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट को। और नॉट टू बी इरेज्ड और ओवर राइट, अकाउंट शुड नॉट बी इरेज्ड और ओवर राइट। बुक्स और वॉल्यूम शैल बी सीरियली नंबर्ड, बुक्स और वॉल्यूम्स शुड बी, जो बिल बुक रहेगा जो भी वॉल्यूम रहेगा शैल बी सीरियली नंबर्ड। और एडिक्वेट बैकअप शैल बी टेकन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसका प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। एडिक्वेट बैकअप शैल बी टेकन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऑडिट ट्रेल शैल बी प्रोड्यूस व्हेन प्रॉपर ऑफिसर डिमांड, ऑडिट ट्रेल शैल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रॉपर ऑफिसर डिमांड्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे उसका ऑडिट ट्रेल बनना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ऑडिट ट्रेल शैल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रॉपर ऑडिट ट्रेल शैल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रॉपर ऑफिसर डिमांड्स। सेक्शन 36 पीरियड ऑफ रिटेंशन, कितने साल तक बुक को रखना है? सेक्शन 36 अकाउंट्स नॉट सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ अपील, जो अपील में अकाउंट्स नहीं है उसको कितने मंथ तक रखना है? 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न टू विच दैट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेट। मतलब जिस ईयर का अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है उस 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, 72 मंथ में 6 ईयर्स तक का बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है। अकाउंट्स नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील
जो अपील का सब्जेक्ट मैटर नहीं है उसके वो अकाउंट के लिए 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न टू विच दैट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेट। अकाउंट सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ अपील और एनी प्रोसीडिंग। अच्छा, जो अकाउंट मैटर ऑफ अपील या एनी प्रोसीडिंग के लिए उसके लिए अलग है रूल। उसके लिए क्या है, 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग विच एवर इज लेटर। इसके लिए क्या था, 72 मंथ। अगर वो अपील में नहीं है तो उसके लिए 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। इसके लिए जो अपील में है उसके लिए क्या है, 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग विच एवर इज लेटर। 72 मंथ और 1 ईयर विच एवर इज लेटर। 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग, 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग विच एवर इज लेटर। अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन मतलब 6 अलग अलग पर्सन हैं जिसको अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का मैनर बताया गया। उसके लिए रूल 56 है। रूल 56 11 12 13 14 के बाद डायरेक्ट 17 एंड रूल 58 35 टू विथ रूल 58। तो ये टोटल 6 पर्सन है जिसके लिए एक अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 रीड विथ रूल 58 ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टर्स। कौन कौन है, ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन। नंबर 1 ओनर और ऑपरेटर ऑफ अकाउंट और वेयर हाउस। गोडाउन और वेयर हाउस का मालिक है जो ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस। एंड दूसरा है ट्रांसपोर्टर। तो ये लोग के केस में सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 रीड विथ रूल 58। तो ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर के केस में कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 रीड विथ रूल 58 ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टर इफ़ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अगर ये लोग ने जीएसटी, ये दो लोग ने ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टर ने अगर जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो क्या करना पड़ेगा। इफ़ सच पर्सन आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड दे शैल ऑब्टेन अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिकली एट द जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो ये लोग को क्या करना है, ये दोनों पर्सन को क्या करना है, ट्रांसपोर्टर और गोडाउन के ओनर को, कि ये लोग को यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। यूनिक एनरोलमेंट नंबर। अभी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द रिस्पेक्ट टू अ पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स रिमेन इन द वेयर हाउस इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स। मतलब जो वेयर हाउस का ओनर और ऑपरेटर है उसको क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयर हाउस। जितने देरी तक वेयर हाउस में था उसको वो पीरियड मेंटेन करना है, पीरियड का अकाउंट मेंटेन करना है इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स। और उसके अकाउंट में क्या क्या रहेगा, डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स। कब डिस्पोज हुआ, मूवमेंट क्या हुआ, कब रिसिप्ट हुआ, क्या डिस्पोजल हुआ, कौन से डेट को, ये 4 चीज़ मेंटेन करना है, डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल। अच्छा, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड एंड गुड्स स्टोर्ड इन द ट्रांसिट इट बाय हिम along with the GSTIN of the registered consignor and consignee for each of his branches। अभी ये ट्रांसपोर्टर के केस में है। ट्रांसपोर्टर को क्या मेंटेन ट्रांसपोर्टर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड एंड गुड्स स्टोर्ड, ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड एंड स्टोर्ड इन ट्रांसिट by along with GSTIN of registered consignor consignee for each of his branches। कंसाइनर कंसाइनी का सब ब्रांच का उसके पास डिटेल होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, क्या डिलीवर्ड किया, क्या स्टोर किया इन दी ट्रांसिट। ये चीज़ ट्रांसपोर्टर को मेंटेन करना है। अभी आता है रूल 56 सबसेक्शन 13 सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन प्रोविजन ऑफ सर्विस, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज एंड द सर्विसेज सप्लाइड। सर्विस प्रोवाइडर
अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विस देने के सर्विस प्रोविजन सर्विस कंप्लीट करने के लिए जो भी गुड्स यूज किया है। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज एंड सप्लाइड, जो भी डिटेल इनपुट सर्विस उन्होंने यूज किया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर के केस में। मैन्युफैक्चरर के केस में मैन्युफैक्चरर रूल 56 सबसेक्शन 12, रूल 56(12) मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज यूज इन मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूडिंग वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स देयर ऑफ। अच्छा, ये लोग को क्या रॉ मटेरियल कितना यूज किया है, कितना सर्विसेज, मंथली प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल ये लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज यूज इन मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूडिंग द वेस्ट एंड बाय प्रोडक्शन। अच्छा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में रूल 56 सबसेक्शन 14, रूल 56(14) वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। नेम एंड एड्रेस जिसके बिहाफ में ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है उसका नेम एंड एड्रेस लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स quantity of goods or services received for the execution of works contract। डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू एंड क्वांटिटी, तीन चीज़, डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड और फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज्ड, यहाँ पे था रिसीव्ड और यहाँ पे है यूटिलाइज्ड, या फिर रिसीव किया या फिर यूटिलाइज किया। द डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट जो भी रिसीव किया है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम हुम ही रिसीव गुड्स और सर्विसेज, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर जिससे उसने गुड्स रिसीव किया है। अच्छा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में उसको टोटल 5 चीज़ मेंटेन करना है। जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है उसको रूल 56(14) के अंदर में 5 चीज़ें मेंटेन करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम हुज गुड्स रिसीव्ड। फिर डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज received for execution of contract, description, value or quantity of goods or services utilized in the execution of works contract, details of payment received in respect of each of the works contract। रूल 56(17) में क्या है, कस्टोडियन और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जो कस्टोडियन और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है उसको क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम on behalf of registered person and shall produce the details thereof and when required by the proper officer। जब भी प्रॉपर ऑफिसर को ज़रूरत पड़ेगा तो कस्टोडियन एजेंट को देना पड़ेगा। कस्टोडियन क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। जो भी गुड्स हैंडल कर रहा है उसको कस्टोडियन एजेंट को मेंटेन करना पड़ेगा अंडर रूल 56 सबसेक्शन रूल 17 सब रूल 17। अभी आता है लास्ट एजेंट को क्या मेंटेन करना पड़ेगा। रूल 56(11) रूल 56 सब रूल 11 के अंडर में एजेंट को मेंटेन करना है 5 चीज़ क्या है। पर्टिकुलर ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल सेपरेटली। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड, जो ऑथराइजेशन रिसीव हुआ है एजेंट को वो। पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया है। प्रिंसिपल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी
एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड किया है, जो भी गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उसका 3 चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी। डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, details of accounts furnished to every principal, tax paid on receipt of supply of goods or services affected on behalf of every principal। तो ये 5 चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। क्या क्या? रिसीव जो भी हुआ है, जो भी सप्लाइड हुआ है, अकाउंट्स ऑफ प्रिंसिपल, और टैक्स पेड ऑन रिसीप्ट ऑन सप्लाई और सर्विसेज अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, और ऑथराइजेशन। ये 5 चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। Received goods or services received from the principal, supplied to the principal, accounts furnished to every principal, tax paid on receipt of supply, और particulars of authorization received by him from each principal to receive a supply of goods or behalf of the principal separately। तो वो authorization। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स।